अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज फिर मेरे पास एक स्टोरी है और ये स्टोरी हॉरिबल स्टोरी इसलिए है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मारूफ बिजनेसमैन जो ऐसी कंपनी और ऐसा शख्स जो अरसा दराज से यहाँ पर ना सिर्फ बिजनेस कर रहा है बल्कि वो यहाँ पर टर्किश सिटीजन भी है और मारूफ एक शख्सियत है। उसका आज एक स्कैंडल, ये पहला स्कैंडल नहीं था, ये मेरे पास दूसरा स्कैंडल था। इससे पहले एक स्कैंडल मेरे पास था, जिस पर मैंने उसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। तो उस पर उसने बहुत ज़्यादा जो एरोगेंट रवैया है वो इख्तियार किया। ना सिर्फ़ वो इख्तियार किया बल्कि उसने उस दिन के बाद आज तक उसने कोशिश ये की कि जिधर वो बैठे, उधर वो मेरे बारे में पहले से ही ये प्रोपेगेंडा नशर कर दे कि मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ या उसे मैं जानबूझ के ब्लैकमेल कर रहा हूँ, इस तरह का, ताकि जब ये वीडियो उसके बारे में आए और वो लोगों को कहे कि मैं तो पहले से आपको कह रहा था। जबकि उसकी ये पहले वाली स्टोरी से ज़्यादा बड़ी हॉरिबल स्टोरी मेरे पास मौजूद है और इस पर भी मैंने उसका प्रोफ़ेशनल तरीके से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, जो कि उसने मौक़िफ़ नहीं दिया। और पहली स्टोरी छोटी थी, इसके बाद ये स्टोरी बड़ी है, इसके बाद 2 और स्टोरी मैं कोई पिछले 7-8 माह में मैंने काफ़ी उस पर काम किया कि उसका यहाँ पर धंधा क्या है, वो यहाँ पर क्या करता है और किस तरीके से तरीका वारदात क्या है और किस तरीके से बिज़नेस करता है और बिज़नेस के बैकग्राउंड में क्या बिज़नेस करता है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद मुनीर साहब, जो कि अमेरिका के एक मारूफ बिज़नेसमैन हैं और इनके साथ होने वाला फ्रॉड जो है वो दूसरे नंबर का फ्रॉड है। पहली एक छोटी स्टोरी थी, उसके बाद चौधरी साहब की स्टोरी आई। इसके बाद 2 ऐसी और स्टोरीज़ हैं मेरे पास, जो इससे भी ज़्यादा हौलनाक और हॉरिबल हैं। और मुझे ये मैं ओपनिंग से पहले ये बताऊँ आपको कि मुझे ये कहा गया कि अगर आप ये स्टोरी करेंगे, तो वो मेरे अगेंस्ट कोर्ट में जाएँगे, तो मैं उन्हें वेलकम करता हूँ अपनी इंट्रो में कि मैं ये स्टोरी करने जा रहा हूँ और अगर आपने कोर्ट में जाना है, तो आप ओपन हैं। और उस कोर्ट में मैं वो सबूत दूँगा, जो आपको यहाँ पर ना सिर्फ़ आपकी सिटीज़नशिप कैंसल होगी, बल्कि आपको यहाँ पर गिरफ्तार भी किया जाएगा। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने मुख्तसर सा बताइए कि आपने तुर्की में इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर आपने होटल में इन्वेस्टमेंट की और कुछ अपार्टमेंट खरीदे। होटल की इन्वेस्टमेंट और उसके बाद वहाँ पर शान अली आगा, आज़ाद ग्रुप वाले, इनसे आपकी कैसे मुलाकात हुई और किस तरह आपके बिज़नेस शराकतदारी किस तरह हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राना साहब, मैं यहाँ असल में घूमने आया था अपनी वाइफ और बेटी के साथ। तो वी जस्ट फॉल इन लव विद दिस सिटी। तो मेरी वाइफ कहने लगी हमने यहीं अब रिटायरमेंट लाइफ गुजारनी है। मैंने एक अपार्टमेंट खरीद लिया और कुछ करने के लिए अपने आप को एक्टिव रखने के लिए मैंने एक होटल लिया और एक बिल्डिंग ली। तो उसको मैं पार्टनर था मेरे से टर्किश। तो एक दास डॉक्टर हमजा साहब थे, मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया इनसे कि ये इनसे मिले, बड़े अच्छे लोग हैं। तो कैसे आपकी पार्टनरशिप का आगाज़ कैसे हुआ? पार्टनरशिप ऐसे हुआ कि मेरा जो टर्किश पार्टनर था उनको मैंने रेड हैंडेड पकड़ लिया था बेईमानी करते हुए। आई वाज़ मोस्टली एब्सेंटी ओनर, मैं यहाँ होता नहीं था। तो मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ये लाइफ़स्टाइल था कि मैं रिटायरमेंट के बाद ट्रैवल करूँगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं और मेरी वाइफ हमेशा घूमते रहते थे। तो यहाँ मैं हर 2 महीने के बाद 1 महीने के लिए आता था, फिर चला जाता था। तो उनको ये एडवांटेज हुआ कि उन्होंने मुझे काफ़ी फ्रॉड किया मेरे साथ। तो जो टर्किश थे आपके जो साथ पहले? टर्किश मेरा पार्टनर था, तो फिर मुझे एक बंदा चाहिए था जो टर्किश का, एक तो जानता हो टर्किश और दूसरा मुझे अकाउंट्स वगैरह का अकाउंटेंट दे, मशवरा दे। तो डॉक्टर हमजा से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा ये आज़ाद ब्रदर्स वाले हैं, ये असद असद अब्बास है और ये जो है आगा शान अली आगा। शान अली आगा। हुँ। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इनसे मिले। तो मुझे बुलाया, इन्होंने बड़ी इज्जत की, मेरी बेनतहा इज्जत की मेरी। और मुझे सारा मैंने पेपर वर्क दिखाया, तो उन्होंने कहा जी आपके साथ फ्रॉड 100% हो रहा है। इस तरह मेरी इनसे मुलाकात हुई। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी हम आपके साथ पार्टनरशिप कर देते हैं, इनको निकाल दें आप। तो हम होटल में गए, सारे मैंने उनको निकालने के लिए कहा, उन्होंने मुझसे ज़्यादा पैसे माँगे जितना हमारी इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने प्रॉफ़िट माँगा, मैंने दे दिया जो हमारी अंडरस्टैंडिंग उस पे। इनको इन करने लगा, तो इन्होंने मुझे पार्टनरशिप के लिए कहा था कि जी हम आपसे 50% पार्टनरशिप करेंगे। मगर फिर बैक ऑफ हो गए जब उनको ये पता कंप्लीटली चला कि मैं तो यहाँ आता ही नहीं हूँ। तो मुझे लगा शायद उन्होंने अब सब तजुर्बे से ये लगता है कि जैसे उनको लगा कि
ये तो बंदा है ही नहीं, तो हम 50% भी पैसे क्यों दे, जबकि हम 100% इसमें से कमा लेंगे। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी हम आपका मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 30% पर, पहले तो ठीक है। तो इस तरह मेरी यानी आपकी डील हुई इनके साथ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या नोटराइज था या सिंपल पेपर पर था? यार पुराने बंदे हैं हम पाकिस्तानी के साथ, मैं तो किसी के साथ लिखत पढ़त नहीं करता कभी भी। तो इनके साथ भी आपने नहीं की? मैंने कुछ भी नहीं किया, और ये इतनी रिस्पेक्ट करते थे और इतना ज्यादा मोहब्बत दिखाते थे जैसे अपने बच्चे हो, इतनी आते ही पाँव में कदमों में इस तरह आप हमारे बाप हैं, ये बड़ी प्यार करना इज्जत करना बड़ी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इनको कहूँ जी हम लिख लें या कुछ करने लगे, लिखना चाहिए था मुझे, और मैं चाहता भी था कि लिख लिखा कर लें किसी जगह, मगर एक दो दफा मैंने उनको कहा, मगर उन्होंने कहा जी आपका सब कुछ, आप लिखने की जरूरत क्या है। पेपरों में उन्होंने लिखा कि हम वो 1% के मालिक हैं, जो शो करता था मुझे कि ये सिंसियर है मेरे साथ। इन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था पार्टनरशिप, उसमें इन्होंने सिर्फ अपना 1% शेयर होल्डर बताया था अपने आप को। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में? सब कुछ हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुआ? आपको कैसे पता चला कि ये बेईमानी हो रही है और आपका जो है वो मुनाफा और आपके जो सारे मामलात हैं ये इसमें ये बेईमानी कर रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से शुरू हुआ कि मुझे थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो गया कि दे आर नॉट राइट पीपल आई हैव स्टार्टेड विद। तो मैंने बात करना शुरू किया अपने ऑफिस में। तो उन दिनों कोरोना था, तो कोरोना टेस्ट भी आते थे हमारे होटल में, जो कि हम लोग देते थे, $99 देते थे हम गवर्नमेंट को, जिसके टेस्ट करने वाले आते थे, और हम $250 लीरा लेते थे हम 30 कस्टमर से, जितने हमारे होटल में गेस्ट, यहाँ अपार्टमेंट बिल्डिंग थी मेरी, जिसमें 6 अपार्टमेंट थे, 2 बेडरूम थे, उसमें जो लोग रहते थे वो हमसे टेस्ट करवाते थे। ठीक। तो जब मैंने देखी इनकम देखी, तो उसमें इनकम में तो कहीं शो ही नहीं हो रहा कि पीसीआर टेस्ट के कोई पैसे जमा हो रहे हैं, ये कुछ हो रहा है। अच्छा। जबकि हर कस्टमर जो है पीसीआर तो करवाता था। कभी कभी नजर आना एक पीसीआर या 2 पीसीआर के पैसे जमा हुए, उसके बाद कोई जमा नहीं। वहां से आपको शक हुआ? एक तो मुझे वहां से शक हुआ, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा जी हम 81 हमारे पास बिल्डिंग है जिनको हम मैनेज करते हैं। ये मुझे उन्होंने अपना पोर्टफोलियो दिया जी, हम बड़े एक्सपीरियंसड हैं। 81 बिल्डिंग्स जो इनकी कस्टडी में थी, जो मुख्तलिफ लोगों की थी, और ये इनको मैनेज करते थे, ये उन्होंने हाँ, कहा? मुख्तलिफ लोग भी, जो मैं आपको जैसे पहले कह चुका हूँ, मुख्तलिफ लोग भी ऐसे थे उनके साथ कि मैं जिनको मिला हूँ, जो आते थे, जो उनसे मिलाते थे मुझे ये, तो मोस्टली पॉलिटिशियंस और इस तरह के लोग थे जो रिश्वतखोर टाइप कुछ होते हैं जॉब में, ब्लैक मनी को यहाँ पर मेरे ख्याल जिन्होंने में ब्लैक मनी से वाइट करते थे। ठीक। वो यहाँ खरीदते थे, बाद में बेच के पैसे लीगल ट्रांसफर करना, शो करना, वो मनी वाइट हो जाती। इस तरह कोई कुछ बातों से लगता था कि ये कर रहे हैं, इतने मिलियन उधर कर दो, इतने मिलियन इधर कर दो, मिलियन में बातें करते थे वो। तो मुझे लगता था कि समथिंग इज अदर देन मतलब रेगुलर जो बिजनेस है उसके। ठीक है। यानी आप ये आपको ये पता चला कि ये पाकिस्तान से ब्लैक मनी यहाँ पर मुंतकिल हो रहा है और ये उसके कस्टोडियन है, ये आपके अल्फाज ये से मुझे लगता था 100% नहीं, मुझे एजुकेटेड गैस कह सकते हैं कि कोई सेंस नहीं बनती थी जिस तरह के ये काम करते हैं लोग, इन पर इतना ट्रस्ट करके छोड़ के बिल्डिंगें देके चले जाते थे इनको, और ये उनको होटल को भी और बिल्डिंगों को एयरबीएनबी पे रन करते थे। ठीक है। और खुद नहीं करते थे, आगे इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट रखे हुए थे। तो मेरे होटल को भी इन्होंने एक सब कॉन्ट्रैक्ट था, उसका नाम था मलिका थी एक लड़की, और एक आदमी था, मैं नाम भूल गया उसका। तरकश थे? नहीं, पाकिस्तानी। पाकिस्तान। वो भी सैयद इनके फैमिली फ्रेंड थे कोई, उनको दे दिया आगे कॉन्ट्रैक्ट। मगर जिस दिन मैंने टेक ओवर करना था, उससे 15 दिन पहले, मैंने जब पार्टनर से टेक ओवर करना था ऑफिस, तो मैंने 15 दिन पहले इनको रिक्वेस्ट की कि जो बंदों ने टेक ओवर करना, जो काम करना था, उनको 15 दिन पहले से आप बुला लें, ताकि वो आकर देख लें कि काम कैसे हो रहा है, इन आउट का पता चल जाए, सिस्टम को अच्छी तरह अपने हैंडल कर लें और टेक ओवर कर लें, बड़ा स्मूथ जो है वो ट्रांसफर हो जाए। ठीक है। मगर ये कोई भी बंदा, जिस दिन ओपनिंग थी फर्स्ट को, उस दिन तक कोई बंदा आया ही नहीं ऑफिस में। एक आध दफा आते थे, चक्कर लगा के चले जाते थे होटल में। टेक ओवर नहीं किया ना टेक प्रॉपर? ओवर। और जब मैंने होटल ले भी लिया, उसके बाद भी कोई, उस दिन जिस दिन हमने ऑफिशियली शुरू करना था, उस दिन मैं 9 बजे मैं होटल में ठहरा हुआ था अपने अपार्टमेंट में। तो होटल के सामने अपार्टमेंट बिल्डिंग थी मेरी, तो वहां से मैं आ गया 8 बजे कि भाई अब आज तो ट्रांसफर होना है, तो अच्छा स्मूथ ट्रांसफर हो जाए, चले अच्छी तरह हो जाए। तो मैं इंतजार करता रहा, 9 बज गए, 9:30 बज गए। तो फिर मैंने कॉल करनी शुरू की लोगों को कि आप कहाँ हैं, आप क्यों नहीं आया आज, आपने टेक ओवर करके बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट इतना बुरा है, आगे कैसे चलेंगे हम। ठीक है। तो मैं तो इम्प्रेस नहीं हूँ आपके, बड़ी गंदी मतलब बिगनिंग में ही आपने मुझे बड़ी अच्छा इंप्रेशन नहीं दिया? अच्छा इंप्रेशन नहीं दिया। तो फिर ये आना शुरू हो गया, एक मोटरसाइकिल पे लड़की आ गई, फिर बाद में दूसरा आ गया। अच्छी लड़की थी, उसको इंग्लिश नहीं आती। एक आई लड़की, उसने कपड़े ऐसे पहने हुए थे मलिका जैसे, जो है, मलिका जिसका अमेरिका नाम? कुछ भी नहीं थी, वो तो नाइट क्लब के लिबास था। तो मैं कही ये ड्रेस कोड नहीं है रिसेप्शन की जॉब के लिए, अपने कपड़े पूरे पहनो और अपने जिस्म को छुपाओ, इस तरह नहीं। वो मुझे शुरू दिन से इख्तलाफ होना शुरू हो गया इनके साथ।
तो ठीक है। और जो लड़का काम करता था उसको इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल, जबकि मेरे 95% कस्टमर जो थे वो फॉरेनर थे। होटल में जो स्टे करने के लिए आते थे फॉरेनर आते होटल थे। में भी और बिल्डिंग में भी सारे फॉरेनर थे ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? यानी आपने इनके सुपुर्द कर दिया, इन्होंने क्या यानी फ्रॉड के क्या एविडेंस है आपके पास? फ्रॉड का एविडेंस सबसे बड़ा तो यही है कि 8-10 महीने उन्होंने रन किया, बल्कि साल तकरीबन, तो एक पैसा भी मुझे प्रॉफिट नहीं दिया। जब मैं इनको कहता था पी&एल बनाएँ, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बना के मुझे दें, तो टर्किश रिपोर्टें बनाते थे कंप्यूटर पर। मुझे दिखाते ये है, ये वो है, मुझे पता क्या चलना टर्किश में क्या लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो मैं इनको कहता मुझे ट्रांसलेट करके दें या कुछ करें, कहते ये आप खुद कर लें ट्रांसलेट, मैं कहाँ से इतने रिपोर्ट्स को ट्रांसलेट करूँगा कंप्यूटर से। हुँ, तो मुझे आप बना के दें, अकाउंटेंट को हम पैसे, 2 अकाउंटेंट रखे होते हैं, उनको हम पैसे दे रहे हैं वीकली, मंथली, तो उनसे बनवाएँ ना रिपोर्ट, उनको वो करके मुझे रिपोर्ट दें, जो रिपोर्ट होनी चाहिए ऑफिशियली, आप मुझे रिपोर्ट दें, हर महीने की रिपोर्ट दें, पी&एल दें मुझे, और उसके बाद मुझे प्रॉफिट हर क्वार्टरली शेयर करें। ठीक। तो इन्होंने नहीं किया, तो उससे मुझे लगा कि ये इनका माइंड जो है कुछ और सेट है। इन्होंने 1 माह नहीं किया, 2 माह नहीं किया, 3 माह नहीं किया, चौर साहब आप पूरा साल वेट करते रहे इनका। मैं तो 2 साल भी वेट कर लेता, मुझे ना पैसों की ज़रूरत होती है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं ट्रस्ट करता हूँ, मैं जब तक करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता रहा। ये इतने मीठे थे अंकल जी, बस मैं बड़ा बिज़ी हूँ, ट्रैवल बहुत करते थे। क्योंकि इनके जो बिज़नेस है वो उसमें काफ़ी काम इधर-उधर के भी हैं, वो कभी दुबई जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, तो वो ट्रैवल बहुत करते थे। जो ठीक, ये इनकी प्रॉपर्टी का बिज़नेस यहाँ करते हैं उससे रिलेटेड नहीं है वो ट्रैवल। ठीक है। तो कुछ और चक्करों में ट्रैवल करते थे, ये इधर-उधर जाते थे, तो वो यहाँ होते नहीं थे, कभी उधर चले गए, कभी इधर जा रहे हैं, कुछ लोग आए हैं उनके साथ घूम रहे हैं। तो उससे मुझे टाइम नहीं मिलता था। मैं 6 दफ़ा चक्कर लगा चुका हूँ जब से मैंने इनके साथ पार्टनरशिप की, 6-7 दफ़ा, इनकी वजह से कि मुझे बिज़नेस प्रॉफ़िट लॉस का बताएँ, मुझे बताएँ हम वेयर वी स्टैंड, क्योंकि प्रॉफ़िट लॉस का तो इसमें चांस ही नहीं था कि लॉस का, क्योंकि होटल की ऑक्यूपेंसी 87% से अबव थी। 87% से अबव थी, और अब कितने रूम थे होटल के? अब मेरे होटल के 10 रूम हैं और 6 अपार्टमेंट थे, मेरे 2 बेडरूम के। 6 अपार्टमेंट, 2 बेडरूम के और 10 रूम होटल के, जी, और 6 उस उसमें जी, सॉरी 5 जो 2 बेडरूम के थे, और एक जो था वो पेंट हाउस था टॉप ठीक है। फ्लोर पे, वो अच्छा, एक पेंट बेडरूम हाउस था। था, ठीक जी। है। तो इन्होंने उस सब को अपनी कस्टडी में लेके उसको मैनेजमेंट करने का आपसे मुआहदा किया, और इन्होंने उसमें से आपको $1 भी रिटर्न नहीं दिया। नहीं, मुझे प्रॉफ़िट के मद में कोई पैसा मुझे नहीं दिया। हाँ, मैंने उसमें 4 रूम ऐड किए थे, पहले 6 थे, मैंने 4 रूम और बनाए थे। उसकी जो कॉस्ट आई थी उसको बनाने के लिए, वो मुझे इन्होंने ज़रूर दी है, वो भी प्रॉफ़िट में से। अपनी जेब से नहीं दिया कुछ भी। वो मैंने इन्वेस्ट किए थे, तो इन्होंने मुझे प्रॉफ़िट में से वो दे दिए। वो ज़रूर दिए मुझे, बस। यानी वो आप क्या समझते हैं कि 4-5 अपार्टमेंट पूरा साल और एक होटल पूरा साल, आपको कितना एवरेज इस सब का मुनाफा होना चाहिए था 87% ऑक्यूपेंसी पर? ऑक्यूपेंसी तो ख़ैर 95-100 थी। मैं आप 80 लगा लें, मैं चलिए। कहता हूँ 80 भी लगाएँ तो आपको $40,000 कम से कम होटल से $40,000। आने चाहिए थे। होटल से और 20,000 तकरीबन आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग से आने चाहिए। $60,000 सालाना नेट प्रॉफिट आपको आना चाहिए था। डेफिनेटली सिंपल मैथमेटिक है, उसमें कोई है ही नहीं उसमें, क्योंकि मैंने जब लिया था होटल, तो कोरोना के दिनों में लिया था मैंने, और उसमें सिर्फ 12,500 लीरा उसका किराया था, जो कि इम्पॉसिबल किराया। तकसीम के एरिया में आपको वहाँ एक बेडरूम का अपार्टमेंट भी 12,500 में नहीं मिलता, जबकि मुझे 6 कमरे और होटल और 2 हॉस्टल थे उसमें, जिसमें 12-12 बेड लगे हुए थे, वो मुझे $12,500 लीरा किराए पर मिल गए थे, जो कि ज़बरदस्त डील थी। सिर्फ क्योंकि कोरोना था 2020 में, तो होटल खाली पड़े हुए थे, काम नहीं इतना हो रहा था, मगर कोरोना के दिनों में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान नहीं किया। एक दफ़ा हुआ था थोड़ा-सा नुकसान, 4-5 हज़ार लिरा, पल्ले से पहले महीने में डालना पड़ा मुझे और मेरे टर्किश पार्टनर को। मगर नेक्स्ट मंथ हमने वो वापस भी ले लिए प्रॉफ़िट उस समय से, और जो बार ऊपर से पैसे में बचते थे, वो मुझे मंथली शेयर कर देते थे, जो मेरे पार्टनर यानी थे। टर्किश पार्टनर आपके से मुनाफा शेयर करते रहे, लेकिन जब से ये आए इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने तो एक पैसा भी नहीं दिया, ना मैंने माँगा जब भी, तो उन्होंने दिया ही नहीं। क्या कहते थे जब आप मुनाफे की कहते बात हम करते? हिसाब करेंगे जब हिसाब करेंगे। फिर उन्होंने मैनेजर रखा था, उसका नाम बाल्कन है, वो ज़्यादा बातें ज़्यादा करता था, काम कम करता था। तो आपको किस तरीके से ये बताते थे कि होटल कितना बुक हुआ, अपार्टमेंट कितने बुक हुए, आपको कैसे पता चलता मुझे था डेली जी? रिपोर्ट आती थी, मैं रिपोर्ट मंगवाता था इनसे डेली कि मुझे रिपोर्ट भेजेंगे, क्या ऑक्यूपेंसी क्या है, और क्या एक्सपेंस आ रहा है और क्या इनकम आ रही है। तो डेली रिपोर्ट जो होती थी, एक्सेल रिपोर्ट, मुझे जो कोई ना कोई रिसेप्शनिस्ट आपको ईमेल करते थे? ईमेल करते थे, मेरे पास ईमेल सारी तमाम मौजूद है। मौजूद हैं। जी, अच्छा, उसमें उन ईमेल्स में जी। आपके रूम्स, आपके अपार्टमेंट जो है वो ऑक्यूपाइड होते थे? 87% से अबव। 87% से एवरेज अबव। अगर लाएँ तो 87% से अबव। ठीक है। और नेट प्रॉफिट आपको $1 भी नहीं मिला? नेट प्रॉफिट की मात्रा में मुझे कोई पैसा नहीं मिला। कोई भी। अच्छा, अब फिर आपने जब आपने महसूस किया कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर आपने किस तरह
इनके साथ क्या मैं प्रॉब्लम? कंसल्ट करता रहा काफ़ी इनसे, मैं बहस करता था, डाँटता भी था इनको, बस माफ़ी-वाफ़ी माँग लेते थे, फिर एम्प्लॉयी चेंज करते थे। एम्प्लॉयी भी इनके पूरे नहीं होते थे ज़्यादातर, फिर मुझे ही रखना पड़ता था एक आध बंदा, मेरी आई बन के जो काम करे वहाँ पर, एक ठीक आसिफ है, सा लड़का वो भी था। आपने काम किया। वो भी किया कि इनको देखने के लिए, जो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है वाल्कन चोरी कर रहा है पैसे, और पैसे ले जाता, लिखता नहीं किस मद में ले गया पैसे। मैं ये लेके आ रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं लाता पैसे। मैं कहा चलो पैसे जितने आए हैं वो लिखें आप अपने पास, वो आगे कहाँ जाते हैं वो उनकी हेडेक है, जिसने आगे इनको जो हायर किया वो। जो इनकमिंग है वो लिखते रहे वो सारा। जो पैसे इनकमिंग आ रहे हैं वो भी लिखे, जो जा रहे हैं वो भी लिखे सारे, और ठीक सारा है, को लिख रहे थे हम। जो एक्सपेंस हो रहा था वो भी उसी शीट में, हम डेली शीट में डालते थे। ठीक है। मैंने पहले से कहा था कि हर चीज़ वल्नरेबल होनी चाहिए, और मुझे हर चीज़ जो है वो नज़र आनी चाहिए कि कहाँ पर खर्च हो रहा है, कहाँ पर इनकम आई है, कहाँ पर इनकम जा रही है। उन शीट्स के मुताबिक चौधरी साहब क्या रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में मुनाफा था? बिल्कुल 100% मुनाफा, सिंपल सी बात है। हम कोई कमरा भी हम 600 लीरे से लेके 1200 लीरे तक हम देते थे कमरा। तो अगर 10 कमरे हों तो आप अंदाज़ा लगा लें कितने पैसे डेली आ रहे हैं। अगर वो 6000 7000 लीरा एक दिन का आ रहा है, तो 1 महीने से करें तो 2 लाख लीरा बनता है मंथली। उसमें से 20,000 लीरा अगर आप तनख्वाह निकाल दें एम्प्लॉई की, उसको तनख्वाह थी मिनिमम 1850 थी। 4 एम्प्लॉई थे 3, उनकी तनख्वाह निकाल दें 4 लोगों की, तब भी 8-7 हज़ार निकालें, 8,000 निकाल दें। 7,200 बनती थी, 8,000 निकाल दें तो फिर भी आपके किराया 12,500 निकाल के अब 20-25 हज़ार आपके एक्सपेंस थे टोटल, और 2 बीस लाख हजार 2 लाख रेवेन्यू था, 2 लाख रेवेन्यू था, और 20-25 हज़ार आपका था ये मंथली एक्सपेंस। मंथली एक्सपेंस, और इतने पेरोल का था, और कोई 10-15 हज़ार लीरा था इसका यूटिलिटी चार्जेस वगैरह। यूटिलिटीज चार्ज। ठीक है। और वेयर एंड टेयर हो गई, चले सब मिला के रिपेयर 50,000 भी बढ़ा लगा गई, लें आप। रिपेयर तो हो गई मंथली तो हाँ, 1000 लीरा, मैक्सिमम 1500 लीरा, क्योंकि मेरे पास जो एक लड़का था वो हैंडीमैन था, 90% वो छोटे मोटे काम वो खुद कर लेता था। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि आपको कुछ नहीं मिल रहा। आज़ाद ग्रुप का शान अली आगा आपको आपके अपार्टमेंट मैनेज कर रहा है, आपके होटल मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन आपको ₹1 भी नहीं, $1 भी नहीं दे रहा। तो फिर आपने क्या किया? किस तरह ये सारा वाइंड अप किया? मैं मेरी बस सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं यहाँ होता नहीं था। मैं आता था 3 महीने के बाद 10-15 दिन के लिए, फिर मैं उम्रे के लिए निकल गया पाकिस्तान या इधर यूरोप में कहीं चला जाता था। तो 15 दिन के लिए मैं आता था, 15 दिन में ये इधर-उधर निकल जाता था, यहाँ तो यहाँ, फिर ये कि वो बहुत यानी बिज़ी ये रहते थे, जानबूझ के अवॉइड करते थे। जब बहुत आप वाइड इधर थे। होते थे, ये निकल जाते थे। और अगर मुझे जब भी साफ़ करना, मैं इनको आने से पहले कहता था, मेरे आने से पहले आप सारी रिपोर्टें इंग्लिश में बना के रखें ताकि मैं उनको देख लूँ। तो जब मैं आता था कुछ भी किया नहीं होता, 0% करते थे। जब मैं डाँटना और लड़ाई होनी शुरू हो गई मेरी, तो उसके बाद एक दफ़ा झगड़ा भी हुआ काफ़ी, मैंने काफ़ी बोला, तो मैंने कहा तुम लोग मुझे साथ दो। तो दूसरे ने टेक ओवर कर लिया, उसने कहा जी मैं तो बात नहीं करना चाहता आपसे। तो मैंने किसी को पाकिस्तान में फ़ोन मिला दिया था अपने दोस्त को, वो वो भी इन्हीं की तरह पावरफुल है, तो उसने मैंने उनको कहा था कि यार ये इस तरह मुझे तंग कर रहे हैं, तो उसको ज़रा ठीक करना है, इनको फिक्स करना है। कहता कोई मसला नहीं, मुझे बताओ कौन है। तो इसने आगे से मुझे कहा जी आपने मुझे थ्रेट कर रहे हैं, तो मैं तो आपको जो है मेरे ऑफ़िस में मैं आपसे निकाल सकता हूँ आपके ऑफ़िस से, अच्छा, मुझे अपने ऑफ़िस से निकाल सकता हूँ। फिर उसका दूसरा पार्टनर बीच में आ गया, उसने कहा जी नहीं, मैं अब देखता हूँ, और मैं 15 दिन में आपका सारा 1 महीने में अकाउंट सारा क्लियर कर दूँगा, तो आप जो है ना। मैं कहा मैं तुमसे काम नहीं करना चाहता। तो मैंने इनसे टेक ओवर वापस कर लिया। ठीक है। उसके बावजूद जो टेक ओवर करने के बाद भी जितना क्रेडिट कार्ड के जितने भी बिल थे वो सारे इनके पास आ रहे थे, जो होटल में बुकिंग हो रही थी। अच्छा, ऑनलाइन जो बुकिंग हो रही थी, वो इन्हीं के पास पैसा जा वो रहा था? इसलिए हो रहा था कि इन्होंने जब होटल टेक ओवर किया, तो मैं समझ रहा था कि होटल ने बैंक अकाउंट खोल लिया होटल के नाम पर, मेरे नाम पर। हाँ, हाँ। क्योंकि उसका नाम था चौधरी चौधरी टूरिज्म, मेरे नाम पर था सारा, लाइसेंस हर चीज़ मेरे नाम पर थी। बैंक अकाउंट भी मेरे नाम पर बना था, डायरेक्टर मैं था, ओनर मैं था। मगर इन्होंने साइनिंग अथॉरिटी इनको दी थी, मैंने पावर अटॉर्नी दी थी। इन्होंने अकाउंट खोला, मगर इन्होंने क्रेडिट कार्ड मशीन नहीं ली बैंक से। ठीक है। इन्होंने वो अपनी कंपनी का अपनी आज़ाद ग्रुप कंपनी का। आज़ाद ग्रुप की क्रेडिट कार्ड मशीन चलाते रहे, सारा पैसा उनके पास जाता रहा, जिसका मेरे पास कोई हिसाब नहीं, ना बैंक यानी स्टेटमेंट में कुछ। ऑनलाइन जितनी बुकिंग होती थी, आपको पता भी नहीं होता था वो इनके मुझे पास। पता ही, मैं पूछता ही नहीं था कि क्या हुआ, मैं ट्रस्ट करने ये वाला उस आदमी वक़्त हूँ। की बात कर रहे हैं आप, जब आपने इनको एग्रीमेंट से निकाल दिया, आपने खुद टेक ओवर कर लिया नहीं, आपने। उससे पहले मुझे पता चल गया था कि इनके पास जा रहा है सारा पैसा, क्योंकि मैं अकाउंट पहले मैं देखता ही नहीं था अकाउंट। तो एक दिन मैंने कहा मुझे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट तो दो, मुझे एटीएम कार्ड में बनाता हूँ मैं मालिक को अकाउंट का, तो मुझे पता तो होना चाहिए। हाँ, फिर मैंने अकाउंट में जाके अपना एटीएम कार्ड लिया, देखा तो मैं अकाउंट में तो पैसे नहीं है। उस अकाउंट को यूज़ ही नहीं किया। नहीं नहीं, पैसे जाते थे उस अकाउंट में, यूज हाँ, होता था, हाँ। मगर साथ ये पैसे निकाल लेते थे सारे। अच्छा, उसमें से विथड्रॉ कर लेते। हाँ जी। ट्रांसफ़र कर और लेते। बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड थे वो इनके पास घर में जा रहे थे, उनके अकाउंट में जा रहे थे बिजनेस के, हाँ, आजाद ग्रुप में। हाँ। और जो कैश होता था डेली जाता था 400-500 हज़ार, 2000, 4000, 7000 लीरा जो भी, वो ये लोग जो हैं वो ऑफिस में रखते थे, वो बैंक में जमा मोस्टली नहीं कराते थे।
वो कैश की सूरत में ले जाते हैं। कैश की सूरत में। अच्छा, उसके बाद जब आपने इनसे वाइंड अप किया तो टैक्स का जो था वो इन्होंने पे कर दिया था, पूरे साल का टैक्स यहाँ पर जो कि लाजम होता है? ये और मैंने इनको बहुत दफा कहा कि आप टैक्स क्यों नहीं देते, मुझे टैक्स की रिपोर्ट दिखाएंगे आप टैक्स क्या दे रहे हैं। ठीक है। तो इन्होंने मुझे कभी टैक्स की रिपोर्ट नहीं दिखाई। जो मुझे पता चला है अब मुझे कि ये जो मुझे इनके किसी एक एम्प्लॉय ने भी मुझे शेयर किया मुझसे, तो उसको भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा था उसका मेरे लिए, कि मैं देख रहा था कि ये गलत हो रहा है। तो उसने मुझे कहा कि टैक्स वैक्स तो नहीं देते, ये टैक्स बचाते हैं सारा, और ये सारे पैसे इन्होंने पॉकेट किए हुए अपने पास। तो अब वो जो टैक्स का बोझ है वो उस यानी गवर्नमेंट के तो ट्रांजैक्शन तो बुनियादी तौर पर होटल पर हुई नहीं, वो आज़ाद ग्रुप पर हुई। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा चौधरी साहब ये फलाह है, अगर वो ट्रांजैक्शन चौधरी ग्रुप के होटल और अपार्टमेंट की थी और वो इन्होंने अपने अकाउंट में डाली है, तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है इनके खिलाफ, एविडेंस है एक क्रिमिनल केस का। और दूसरी बात ये है कि ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो इनकम आई है, अगर इनके अकाउंट में, ज़ाहिर 100% इनके अकाउंट में आई है आज़ाद ग्रुप में, तो पैसे किस मद में ये शो करते, और टैक्स में ये कुछ, और मुझे जो उन्होंने इंप्रेशन भी दिया और हंस के कहते थे मजाक उड़ाते हुए कि वी नो हाउ टू प्ले विद दिस टर्किश पीपल एंड ऑल दिस, वी नॉट पेइंग एनी टैक्सेस एट ऑल ऑन दीस थिंग्स, अच्छा, डोंट वरी, विल नॉट पे टू मच टैक्स ऑन दिस। मैंने कहा भी टैक्स का मुझे पता चले कितना हमने दिया, तो मैं उसको शेयर दूंगा जो भी मिलता है, तो उसमें से प्रॉफिट में से कम करें उसको। कहता है टैक्स को आज तक मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने टैक्स की, जो उन्होंने रिपोर्टें दी यानी बाद अब में। आपका क्या इरादा है, आप क्या करना चाह रहे हैं? और आपके पास ईमेल सारी मौजूद हैं जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की डिटेल्स मौजूद हैं, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है चौधरी साहब। बड़े बड़े सिंपल है, मैं तो खुद कर सकता हूँ ये सारे काम, मैंने छोड़ दिए करना। मैंने जब से रिटायर हुआ मैंने नजर किया ना को उतार दी पढ़ने वाली, अब मैं ऐसे ही घूमता हूँ, मैं आजाद रहना चाहता हूँ, मगर अगर मुझे करना पड़ा तो मेरे लिए 2 दिन का काम है, मैं सारा टोटल बना दूंगा नहीं तो फिगर। कोई भी चौधरी साहब अकाउंटेंट ये आपके लिए बना कर चुका है ना, देगा। अकाउंटेंट मेरा बना चुका है, उसने कहा ये फिगर ही नहीं, सारे गलत हैं, रिपेयर के उन्होंने जो चार्ज डाले हुए हैं जो अपने एक्सपेंसेस में वो गलत हैं। चले उसको भी दोबारा अगर हम कंसिडर कर लें कि वो गलत है वो सही है, वो प्रूव नहीं हो सकते। रेवेन्यू जो डेली आ रहा है, जो एक्सपेंडिचर डेली के या मंथली हैं, उसका जो डिफरेंस है वो तो मुनाफा है। इन्होंने किया ही नहीं ना, रिपोर्ट ही नहीं किया पूरे एक्सपेंसेस, क्योंकि वो जो मैनेजर था इनका बालकन बीच में से मेरे ख्याल में वो पैसे खाता रहा है। वो इनके जो एंट्री डाल रहा था वो एंट्री में कम इनकम डाल रहा था, कम ऑक्यूपेंसी डाल रहा था, जो भी पैसे कम जमा करा रहा था। वो अच्छा, अब आपका इरादा क्या, यानी आपके साथ एक ज्यादती और जुल्म हुआ, पूरा साल आपके अपार्टमेंट्स और आपके होटल्स के जो रेवेन्यू है और जो मुनाफा है वो लिए अपनी जेब में डाल के ये चलते बने हैं, तो आपका इरादा क्या, अब आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं साल 1.5 साल से इनके पीछे लगा कि मुझे पैसे दो, मुझे, मैं इनके पास तकरीबन 6-7 दफा सिर्फ इसी मकसद के लिए तुर्की में आ चुका हूँ, और मुझे कोई तुर्की में आने का काम नहीं, मेरे पास रीजन कोई नहीं आने के लिए। ठीक ना है। मेरा कोई यहाँ रिश्तेदार है, दोस्त है बहुत से, चाहे जाहिर रहा हूँ मैं यहाँ 2 साल आने जाना, दोस्त आप भी हैं बहुत से और दोस्त भी हैं, मगर मैं इन्हीं की वजह से आता था कि साहब मुझसे क्लियर करें। मैं ये नहीं था कि मैं उन पैसों से मैंने मर जाना था या बहुत अमीर हो जाना था, मेरा हक था जो जायज़ और हलाल था, तो मुझे वो चाहिए, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट की, तो मुझे उसका कुछ तो रिटर्न होना चाहिए था। तो वो तो चोर साहब बड़ा सीधा-सीधा ये आपके पास ईमेल्स हैं, आपके आपके होटल का एग्रीमेंट है, आपके पास मालिकाना हकूक थे, आपके पास सब अपार्टमेंट की टापुज़ मौजूद हैं, तो ये तो सीधा-सीधा कानून में अगर आप जाएँगे, तो ये तो साबित ही नहीं कर सकेंगे कि ये इन्होंने किस तरीके से ये पैसा इन्होंने अपनी जेब में ईंटा है। डेफिनेटली मैं कानून पे जाऊँगा, मैं इनके खिलाफ केस करूँगा, क्योंकि मैं इस तरह छोड़ नहीं सकता इनको। मैं लेसन देना चाहता हूँ ताकि अगले आने वाले जो पाकिस्तानी और दूसरे लोग हैं जो इनसे एहतियात करें, हम इनसे बच सकें इनके फ्रॉड से। अभी डॉक्टर हमजा को शिकायत की थी, बल्कि कुछ 2-3 वीक पहले मैंने उसको कॉल की थी उसको बताने के लिए, तो मैंने कैसे आदमी से इंट्रोड्यूस कराया। तो जैसे मैंने बात शुरू की अभी इसके बारे में, कहता आप क्या बात करते हैं, तो इस उसने तो हमारे साथ भी फ्रॉड कर लिया। अच्छा, वो जो जिसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था हाँ शान जी। अली आगा, उसके साथ भी फ्रॉड हो गया? असद असद था उसका ज्यादा दोस्त, असद जो उसका पार्टनर है शान अली आगा का, असद अब्बास। तो शान लगा उसका मेन वर्किंग पार्टनर वो है, तो वो हैंडल वही करता था शान ज्यादा। और ऑन टॉप ऑफ ऑल एक बहुत बड़ा क्रिमिनल काम किया जो मेरे ख्याल में क्राइम है, कि मैं जब इनके होटल से मेरा इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मैंने इनको फायर कर दिया, जब कभी मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ठीक है। उसके 20 दिन के बाद मैंने वो होटल जो है वो किसी और को बेच दिया। ठीक है। जैसे मैंने उनको सारे राइट्स और सारा कुछ बेच दिया, तो जो 20 दिन की जो इनकम थी वो जितने क्रेडिट कार्ड के पैसे थे वो इनके अकाउंट में जा रहे थे, मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड मशीन ही नहीं थी बिजनेस के नाम पर, वो इनके पास थी और वो डायरेक्ट इनको पैसे इनके जा पास जा रही थी। जब मैंने इनको कन्फ्रंट किया और कहा भी मेरे वो पैसे किधर है, तो इन्होंने मुझे कहा जी 8,700 कुछ, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट फिगर, बट इट वाज अबव $8,000, आपके ये पैसे हमारे पास आए हुए हैं और कुछ नहीं। और वो दिए इन्होंने आपको? नहीं, अभी तक नहीं दिए। अच्छा, वो भी नहीं दिए, हाँ, यानी जो तस्लीम कर लिए वो भी आपको नहीं दिए अभी मैंने तक? कहा था एक दफा उनको, मैं कहा यार एटलीस्ट मेरे वो पैसे तो दे दो, आई माइट कैन लिव विद दैट लॉस एंड एवरीथिंग, पर ये पैसे तो मेरा दिल नहीं चाहता छोड़ने को, जो आपने खुद एडमिट किए हैं। तो
दूसरी उन्होंने एक और गलत हरकत की जो नहीं करनी चाहिए थी कि मेरा अकाउंट जब उनके साथ खत्म हो गया बिजनेस मेरा उनके साथ, तो उनको मेरे अकाउंट में एक्सेस तो था क्योंकि उनका भी नाम था अकाउंट में और पावर अटॉर्नी थी जो मैंने कैंसिल नहीं कराई थी अभी, तो मुझे टर्किश नहीं आती। और यहाँ मोस्टली बैंक में भी जाओ तो आपको टर्किश बड़ा प्रॉब्लम होता है इंग्लिश बोलने के लिए। नोटरी पर जाके आपको कैंसिल करवानी चाहिए मुझे थी। पता ही नहीं यहाँ का ला करना, मैं केयरलेस हूँ बहुत इन मामलों में। अब मैं कुछ नहीं करता काम, मैं कहता हूँ यार मेरी हेल्प कर दे मैं उसको फीस दे दूंगा, तो मैं नहीं करता था कुछ भी। ठीक है। मैं बड़ा इजी गोइंग था, तो मैंने वो किया नहीं। तो मेरे जो एम्प्लॉय काम करने वाले थे उन्होंने मुझे कहा जी हम पैसे डेली जमा करा रहे हैं, मुझे रसीद भेज दो, जमा करा दी तो कैश आ रहा था इनको निकालने के बाद। हाँ जी, मगर एक दिन मैंने वो बैंक अकाउंट चेक किया तो अकाउंट भी वो जीरो हो गया, उसमें से भी निकाल लेंगे। तो मैंने जब पूछा इनसे ये क्या किया आपने, जी वो हमने किराया देना था, ये किराया तो मैंने दिया नंबर वन, सैलरी मैं दे रहा हूँ सारी पेरोल, और आपका काम क्या है पैसा जब आपका बिजनेस को कोई तल्लक नहीं है, जब आप बिजनेस से निकल गए हैं उसके बाद आप पैसे निकाल कैसे सकते हैं, ये तो स्टीलिंग है, ये चोरी है। ये चोरी चौधरी साहब, ये चोरी कहाँ है, ये तो सीना जो चोरी है। यानी आपके जानते बूझते आप उन्हें फारिग करते हैं, उसके बावजूद उनके पास $8,000 चले जाते हैं ऑनलाइन बुकिंग की, और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से वो पैसे निकाल ले जाते हैं और आपको $1 भी नहीं देते, जो माने हुए वो भी नहीं देते। तो ये तो सीधी सीधी बदमाशी है। उसके अलावा मेरा तकरीबन $20,000 खर्च हुआ है। मैं होटल में आकर रहता हूँ 4 स्टार 5 स्टार में, जब भी मैं आता हूँ 15 दिन 10 दिन, तो वो मैं इसी एक्सपेंस में डालता हूँ ना कि मैं अपने बिजनेस के पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं यहाँ सैर करने तो नहीं आ रहा तुर्की में, ठीक है। मैंने तुर्की तो सारा देख लिया, एक चप्पा मैं यहाँ दोस्त आते थे उनको लेकर जाता था, मैं खुद भी यहाँ रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे लिए अट्रैक्शन तो अब कोई नहीं है तुर्की में इतना ज्यादा कि मैं जाकर इस्तांबुल देखूँ या कोई देखूँ, मैं तो आंखें बंद करके इस्तांबुल में घूम सकता हूँ सारे, मुझे अब कोई अट्रैक्शन नहीं है मेरे लिए। सिर्फ बिजनेस के लिए आप मैं अपनी इसी के लिए कंपनी के 10-15 दिन मेरे ये ज़ाया कर देते, कल मीटिंग कर लेते हैं, मैं बड़ा बिजी हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा उस तारीख, जिस दिन मेरी फ्लाइट होती थी उससे 2 दिन पहले ये वापस आने का प्रोग्राम बना देते, और फिर कहते थे एक दिन पहले जी वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है, डिले हो गई थी। यानी डेलिबरेटली ये मुझे इग्नोर करते रहे और मुझे टाइम नहीं दिया। वो इसलिए कि क्रॉस द टेबल बैठेंगे तो नहीं देना पड़ेगी। और बैठते भी थे तो झगड़ा हो जाता था क्योंकि हिसाब होता ही नहीं था। वो कहते जितना आपका इनकम हुई थी उतना एक्सपेंस हो गया। मैं कहा मुझे बताओ ना कहाँ एक्सपेंस हुआ। यानी यहाँ पर 5 करोड़ के करीब टूरिस्ट आते हैं सालाना इस्तांबुल में, इसका तुर्की में। इसका मतलब ये है कि ये 5 करोड़ जिधर जिस जिस होटल में जिस अपार्टमेंट में स्टे करते हैं, वो सारे उन सब होटल्स और उन सब अपार्टमेंट्स वालों का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर है और उन्हें साल के बाद कुछ नहीं बचता। इसका मतलब तो ये हुआ। नहीं फिर मेरे से कम होगा अगर उनको, वो लॉस में जा रहे होंगे क्योंकि मेरा होटल जो है ना वो बेस्ट लोकेशन तकसीम स्क्वायर, रेंट जो था वो अनबिलीवेबली वेरी लिटिल। अब सिर्फ 2 कमरे जो होटल के ना, आपके 10 कमरे होटल के, सिर्फ 2 कमरे का रेवेन्यू बनाए ना वो रेंट में वो आपका रेंट निकल आता है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है। तो वो तो कोई तुक ही नहीं है कि इसका आप कहें कि ये उसमें बचत नहीं हो सकती। तो 1.5 साल से चौर साहब अगर वो आपसे मिलने को अवॉइड कर रहे हैं तो फिर आपको कानूनी चारा जो मैं असल में यहाँ रहता नहीं हूँ ज्यादा, मैं थोड़ा केयरलेस भी हूँ। मेरे पैसे काफी जगह पर लोगों ने मुझे फ्रॉड किए मेरे साथ। चौधरी मोहम्मद मनीर साहब अमेरिकन सिटीजन हैं और एक वेल नोन, पाकिस्तान में भी एक वेल नोन शख्सियत है और अमेरिका में भी इनका बड़ा अच्छा बिजनेस और बड़ा अच्छी इन्होंने यानी पूरी ज़िंदगी बड़े अच्छे कैडर पर इन्होंने जॉब्स की। और अमेरिका में जर्मनी के सिटीज़न भी हैं ये, और जर्मन में इन्होंने अपनी यानी इब्तदाई तालीम के लिए भी जर्मन गए थे। तो ये वो स्टोरी है जो जिस पर शान अली आगा मुझे जगह-जगह से धमकियाँ, सिफ़ारिशें और पता नहीं क्या-क्या मेरे बारे में प्रोपेगेंडा करता रहा। ये वही शान अली आगा आज़ाद ग्रुप है, जो समझते हैं कि हम सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन बिज़नेस यहाँ करने वाले हैं इस्तांबुल में। और दूसरी बात ये कि ये वही शान अली आगा है जिसे हम न्यूज़ में भी अवार्ड दिया जाता है, और मैं आपको बताऊँ ये अवार्ड खरीदा जाता है बुनियादी तौर पर। हमारी अभी पिछले दिनों हमारी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ने भी इसे एक अवार्ड दिया और बाद में मुझे पता चला कि वो फंक्शन में एलसीडी बड़ी लगवाई थी शान अली आगा ने, तो उसकी बाद में अवार्ड दे दिया। तो आज मैं ये आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब मुझे इनबॉक्स में दें आप लोग, कि इस तरह अगर अवार्ड कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में या कोई इस तरह की डोनेशन पर अवार्ड्स अगर दे दिए जाएं, तो ये अवार्ड्स वो कहाँ-कहाँ यूटिलाइज़ करके इसको कहाँ-कहाँ से हार्वेस्ट कर सकते हैं, ये सोचने की बात है। और हमारी एम्बेसी और कॉन्सुलेट को भी ये सोचने की बात है कि इस तरह का उनके हाथों में दिया हुआ, उनके हाथों के पब्लिकली दिया हुआ अवार्ड वो किस-किस जगह इस्तेमाल करके किस-किस को चूना लगाएँगे। और इनके 3 केसेस और हैं मेरे पास,
वो भी मैं आपसे आपकी गोशगुजार करूँगा। और ऐसे सबूत हैं मेरे पास कि अगर ये हम कोर्ट में जाते हैं, तो मैं वो कोर्ट में सबूतों के साथ साबित करूँगा कि ये गैर कानूनी धंधे में भी इन्वॉल्व है शान अली आगा। तो अब मैं शान अली आगा से मुखातिब हूँ कि आपने मुझे ये पैगाम दिलवाया था कि अगर मैं आपके खिलाफ प्रोग्राम करूँगा, तो आप मुझे कोर्ट में घसीटेंगे, तो मैं आपके कोर्ट में घसीटने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं वो तमाम सबूत कोर्ट में रखूँगा और मैं देखूँगा कि अब उस कोर्ट में से आप कैसे यहाँ से निकल के जाते हैं। और प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दें। और बदकिस्मती से हमारे जो पाकिस्तानी हैं, उनका किबला दुरुस्त करने वाला है और यही वजह है कि मैं चौधरी मोहम्मद मुनीर अमेरिका के सिटीज़न हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट की इन्होंने आके, यहाँ से बुरा इमेज लेके वापस अमेरिका चले गए। इसी तरह के हज़ारों, सैकड़ों, दर्जनों अफ़राद ऐसे हैं, जो बेचारे यहाँ पर अपना सब कुछ लुटा के बुरा कॉन्सेप्ट लेके तुर्की का, इस्तांबुल का बुरा कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उसके पीछे जो हक़ाइक़ होते हैं, वो आप तक पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है कि उसके पीछे कौन-कौन से चेहरे हैं, वो आपके सामने आ सकें। मैं एक आखिर में बात करना चाहूँगा, अगर इजाज़त दें तो। जी, जी, बिल्कुल। जैसे ही आपने कहा तो मुझे एकदम एहसास हुआ कि ये इसके भाई है जो पाकिस्तान में बड़ा सोर्सफुल है, उसको बड़ी बड़ी विंटेज गाड़ियाँ हैं, पुरानी हैं, बड़ा अमीर आदमी है, वो बैंकर है, सिटी बैंक में काम करता है, ये करता था, मुज़फ़्फ़र अली आगा। तो उसका बहुत थ्रेट देते हैं जी, मेरे भाई वहाँ का बड़ा पावरफुल आदमी है, तो ये हमारे बड़े सोर्सेज़ हैं, तो हमें टच भी नहीं कर सकता। जबकि मेरा जो दोस्त है वो उससे बड़ा है। उसने कहा कि आप मुझे बताओ मैंने क्या करना है इनके साथ, तो मैं उड़ा इनको कर दूँगा सब कुछ। मैं डर इसलिए रहा हूँ कि वो बंदा जो है वो बड़ा तो है, मगर उसके साथ-साथ पाकिस्तान में जितना बड़ा बदमाश होता है उतने बड़ा आदमी है, तो वो बड़ा आदमी भी है और थोड़ा-सा टेढ़ा भी है। तो वो मुझे डर ये लगता है कि कहीं मेरी आखिरी उम्र में मेरे हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए, कोई इनका कोई एक आध फैमिली मेंबर को वो उड़ा ना दे, क्योंकि वो जो सब कानूनी चाराजोई मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन नहीं, और नहीं, वो तो रास्त मैं कदम है। डेफ़िनेटली करूँगा। मैं इसलिए हाँ, मैं तो डर गया हूँ इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वज़ह से कोई किसी को इतना डैमेज हो जाए बहुत ज़्यादा, कहीं बढ़ जाए तो मेरे ऊपर कोई आ जाए, अल्लाह ताला मुझे इसकी सज़ा दे। तो कानूनी चारा को इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि मुझे 50-60 हज़ार लाख डॉलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं और इन्वेस्ट कर दूँगा इसको, इनको जेल भेजने के लिए, इनको कम से कम पनिशमेंट देने के लिए, ताकि ये नेक्स्ट किसी और गरीब और कमज़ोर आदमी के साथ ये ज़्यादती ना बहुत करे। मैं तो शुक्रिया। अफ़ोर्ड कर सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया। मेरा अल्लाह पर यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ब रिकवरी भी करेंगे कोर्ट के ज़रिए। कर लूँगा तो बड़ी अच्छी बात है, ना करूँगा तो मैं बाँट भी दूँगा, जो मिलेगी तो मैं वो अल्लाह वाले लोगों को दे दूँगा। इनके पास मैं नहीं चाहता रहे वो। ठीक है, यानी आप इनके पास, चोरों के पास, डाकुओं के पास जो नहीं सवाल ही छोड़ेंगे, पता दुःख होता आप है ना, मुस्तहिक अफ़राद में बाँट देंगे। आप देखें आपको कोई पैसे आपके हाथ पे हाथ मार के ले जाता है ट्रस्ट में, तो आपको बड़ी जलन और तकलीफ़ रहती है कि आप ताकतवर भी हो, अल्लाह ने मुझे फ़िज़िकल भी पावर दी है, फ़ाइनेंशियली भी अल्लाह ने पावर दी है और सोर्सेज़ भी मेरे बहुत ज़्यादा है। आपको पता है मेरे कैसे रिलेशन है। जी, हर किस्म के बड़े से बड़े आदमी के साथ, पॉलिटिकल और फौजी या दूसरे, तो मैं सब लोगों को जानता हूँ, उसके बावजूद मैं नहीं कुछ करना चाहता, इसलिए कि मुझे डर लगता है अल्लाह ताला से कि मैं एक्सेसिव पावर ना यूज़ कर लूँ कहीं पर, ये मेरे बंदे ना कर दें। मगर इसको मैं सज़ा ज़रूर देना चाहता हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि मेरे हलाल के कमाए हुए पैसे, मैं मेहनत मज़दूरी करने वाला आदमी हूँ। मैं अमीर आदमी होता तो पाकिस्तान छोड़ के ना जाता। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपना मुस्तकबिल, अपना अच्छा मुस्तकबिल चाहता था, बहन-भाइयों का सबका अल्हम्दुलिल्लाह सबको सेटल किया। बड़ा अल्लाह का एहसान है, जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मगर ऐसे लोगों को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह चौर साहब इंसाफ़ होगा आपके साथ, और अगर आप कानूनी चाराजोई करेंगे, तो मुझे यकीन है कि जो एविडेंस आपके पास मौजूद है और जो इन्होंने ब्लंडर मारे हुए हैं, उसकी बुनियाद पर ये ज़रूर कानून के कटघरे में आएँगे और इनको सज़ा होगी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आई एम वर्किंग ऑन इट।